सो तीन कंस्टेंट मैंने बताए थे, स्ट्रिंग कंस्टेंट, पुली कंस्टेंट और वेज कंस्टेंट। अब क्या है, आज वाले चैप्टर ऑनवर्ड्स लॉज ऑफ मोशन में आप लोग कहीं कहीं जितना कंस्टेंट बताया उतना नहीं, बट छोटे छोटे एप्लीकेशन आपको इस चैप्टर में कहीं कहीं मिल सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हो तुम लोग स्कूल में? ये एक ऐसा चैप्टर है जो स्कूल में क्लास 6-7 से ही पढ़ते रहते हैं हम लोग। बोलो। यस सर। यस सर। कुछ तो सुना होगा। क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बताओ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया? Property of the body due to which it resists any change which is to be brought about in its motion. समझा नहीं मैं, तुम लोग समझा कुछ? क्या बोला ये? सर बेसिकली जो रेस्ट पे रहता है वो रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई एक्सटीरियर फोर्स अप्लाई नहीं होता, और जो मोशन में है वो भी मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटीरियर फोर्स अप्लाई नहीं होता। अच्छा, तो इसको इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, ऐसा? हाँ सर। वो रिटेन करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को। जैसे लिविंग बीइंग में हम लोगों में आलसीपना होता है ना, जब तक पापा पत्थर थप्पड़ नहीं लगाएंगे तब तक पढ़ोगे नहीं तुम, है ना? तो ये जो लेजीनेस है, ये लेजीनेस नॉन लिविंग थिंग्स में, इसको समझने के लिए बोल रहा हूँ, लेजीनेस वर्ड मत यूज कर देना, हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो सही कहा इसने, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच और बाय वर्च्यू ऑफ विच it maintain its initial state. Initial state means either a state of rest or a state of uniform motion is unless a force is applied. इसको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। यही कहानी है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का आउटकम क्या मिला? कुछ तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का आउटकम होगा, तभी तो ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू लॉ है जो क्लास 6-7 से पढ़ते हैं और 12 तक खत्म नहीं होता है। क्या आउटकम है बताओ? फोर्स। क्या फोर्स? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हम लोगों को फोर्स का डेफिनेशन मिल गया। यस सर। क्या डेफिनेशन मिला? कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच when act on an object either changes its state or try to change it। जब हम कहते हैं try to change it का मतलब है, मान लो एक वॉल को मैं पुश कर रहा हूँ, वॉल का तो कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने फोर्स नहीं लगाया, कोशिश तो करी। हाँ सर। तो फर्स्ट लॉ का आउटकम है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या डेफिनेशन हो गया? एक्सटर्नल एजेंट which changes a state of an object। स्टेट का मतलब हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? सर जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट, जीरो एक्सीलरेशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो विच चेंजेस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज इट। ये हो गया आपका फोर्स का डेफिनेशन, है ना? और इसी
इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है कि बिना थप्पड़ खाए नहीं पढ़ेंगे, मीन्स बिना फोर्स लगे स्टेट चेंज नहीं होगा, इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। हाँ या ना? इनर्शिया को किस चीज से मेजर करते हैं? मास। मास से। हाँ, सो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मोर प्रिसाइजली इसको ट्रांसलेशनल इनर्शिया कहते हैं, बट ठीक है वो बाद में देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। फोर्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, कोई आइडिया बताओ? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ? Force which acts when the Force body which is require together in contact. तो एक तो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा जो नॉन कॉन्टैक्ट आप लोग बोलते हो उसको मैं बोलता हूँ फील्ड फोर्स। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि जिस फोर्स को अप्लाई करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ना, तभी आप वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, कोई एग्जांपल बताओ। So contact is example frictional force. हाँ, फ्रिक्शन जैसे हो गया, वेरी गुड। Tension in string. टेंशन इन स्ट्रिंग हो गया, वेरी गुड, Push, pull. वेरी गुड। सो फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड। तुम लोगों का टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट था ना शायद संडे को, तुम लोग पिछली क्लास में बोल रहे थे। Yes, sir. कैसा था? बोल तो सही। बोलो। ओ भाई साहब, आवाज आ रही है? Yes, sir. कैसा टेस्ट था? अच्छा था। अच्छा मतलब? अच्छा होता फिर तो खुशी खुशी तुम लोग कहते अच्छा था, दुखी हो तुम लोग। फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन आए थे। हाँ सर। हाँ सर। कितने? नहीं मालूम। फिजिकल कांटेक्ट का जरूरत नहीं होता है फील्ड फोर्स में, जैसे Electrostatic force. Gravitational force. Magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स। फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नीडेड। जैसे जब पेड़ पर से एप्पल गिरा था तो खुद ब खुद नीचे आया था ना, धरती पकड़ के उसको खींचने तो गया नहीं था, Yes, sir. है ना। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया फील्ड फोर्स। या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी फील्ड फोर्स है ना।
या आयरन जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी फील्ड फोर्स है, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. तो ये सारे फील्ड फोर्स हैं। अकॉर्डिंगली नाम भी है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे नाम सुनते होगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक है, जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Noted, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक मिनट। Yes. आगे बढ़े? यस सर। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है बताओ? Rate of change of momentum is directly proportional to force. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। यही कहानी है ना? सब लोग सुन चुके हो इसको? Yes, sir. जैसे उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वैसे ही इसको लॉ ऑफ मोमेंटम कहते थे, है ना याद? Yes, sir. मोमेंटम क्या होता है?
Mass into velocity. मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है विच इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो लॉ है उसके हिसाब से आपने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ पी। होगा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब दिस फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम पी, ऐसा? Yes, sir. ये जो कांस्टेंट के है, इस कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है एसआई यूनिट में। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी, है ना? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. सो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ मास m इंटू वेलोसिटी v, दैट इज मास m इंटू डी बाई डी टी ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी टी ऑफ m। ये फोर्स F होगा फाइनली, होगा? Yes, sir. Yes, sir. मोस्टली इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मास कांस्टेंट है, तो अगर मास कांस्टेंट है तब तो dm बाई डी टी 0 होगा। Yes. तो उस केस में फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी मास m इंटू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यही अगर मास कांस्टेंट नहीं है, तो मास अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये फोर्स F मेरा हो जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। इसमें से ये जो dm बाई डी टी वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इस टर्म को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। वेरिएबल मास का कोई एग्जांपल स्कूल में देखे थे आप लोग? When a particle moves with a very fast velocity. बट वेरिएबल मास का एग्जांपल है जैसे रॉकेट है। रॉकेट प्रोपल्शन स्कूल में तुम लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाता होगा, कुछ ऐसा डिटेल में हम लोग भी सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़ेंगे कि अगर ये डायग्राम ज्यादा है बड़ा, ये वाला देखे होगे ना स्कूल में कि कोई रॉकेट है, अगर इस रॉकेट में से अगर पीछे की ओर मास बाहर निकलता है एज अ थ्रस्ट, तो इसको ऊपर की ओर पुश मिलता है, ऐसा Yes, sir. करते थे ना? यहाँ से मास अगर डिक्रीज होता है किसी एग्जॉस्ट वेलोसिटी से, तो इसकी वजह से इसको ऊपर की ओर थ्रस्ट मिलता है। Yes, sir. Yes, sir. वेरिएबल मास सिस्टम का एक एग्जांपल है रॉकेट, बहुत सारे एग्जांपल है वैसे, बट मैं वो नाम दे रहा हूँ जो स्कूल में सुने होंगे। रॉकेट प्रोपल्शन, तो इसमें जो ऊपर की ओर थ्रस्ट लगता है, इसमें क्या है, mg तो नीचे की ओर लगेगा और इस मास के बाहर निकलने की वजह से जो इस पर ऊपर की ओर थ्रस्ट लगता है, यही थ्रस्ट आपका v dm बाई डी टी है। आई बात समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? Oh, sir. कॉपी कर लीजिए फिर।
सर हो गया. हो गया. Yes, sir. ठीक है. न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? Every action has an equal and opposite reaction. क्या मतलब हुआ इस बात का? Force of action, magnitude of force of action is equal to force of reaction, but they act in opposite direction. And they act on two different bodies. हाँ, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये जरूरी है. सो इसको एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं. तो ये सबको आता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन. मेन यहाँ ये यूज करना है हम लोगों को, इट्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ग्राउंड पर रखे हुए हैं. अगर मैं इसको पुश करता हूं ए को, तो ए और बी दोनों साथ साथ जाएंगे. Yes, sir. मगर बी को कौन पुश कर रहा है? बी को तो मैं पुश करने नहीं गया. बी को कौन पुश करेगा? A. ए. तो इसका मतलब है ए बी पर इधर फोर्स लगा रहा है, Yes, sir. और न्यूटन थर्ड लॉ से बी ए पर उतना ही फोर्स इधर लगा रहा है ना? Yes, sir. तो ये हुआ एक्शन और ये हुआ उसका रिएक्शन. आई बात समझ में? Yes, sir. एक्शन फोर्स किस पर लगा? B पर. ऑन बी. रिएक्शन फोर्स किस पर लगा? A. हाँ. और ये दोनों एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट होंगे. मतलब ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. इन दोनों का वेक्टर सम हमेशा 0 होगा. एक एक्शन दूसरा रिएक्शन. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. एक दूसरा एग्जांपल देखो. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ए और इस पर ये एक ऑब्जेक्ट है बी. तो ये कॉमन सेंस से लग रहा है कि बी इधर जाएगा और ए इधर जाएगा पीछे. तो Yes, sir. ए बी पर फोर्स इधर लगाएगा, है ना? Yes, sir. और बी ए पर उतना ही फोर्स इधर लगाएगा. तो इसी फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा जिसकी वजह से ये पीछे जाएगा और ये ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा जो भी है. तो ये दोनों क्या हुआ? एक्शन रिएक्शन पेयर हुए. मुझे ये समझाना था, इसको छोड़ दो अभी, है ना? Yes, sir. तो ए और बी दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे इक्वल अपोजिट. ठीक है. जैसे मान लो
एक और एक्शन रिएक्शन की कहानी देखो। मान लो ये ग्राउंड है, चेयर है जिस पर मैं बैठा हुआ हूं, और ये कोई मास है ऐसे, तो इस मास पर इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा, इसका खुद का वेट नीचे लगेगा mg, Yes, sir. और ये वाला जो ग्राउंड सपोर्ट है ये इस पर फोर्स ऊपर लगा रहा होगा n। सर पर दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है। नहीं, कांटेक्ट में है, वो गैप मैंने जानबूझ के दिखाया है कि जहां मैं दिखा सकूं। तो ये फोर्स इस पर लगा रहा है ये, और ये जो है वो इस ग्राउंड पर नीचे इतना ही n फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा ये दोनों n, इसमें देखो ये n किस पर लग रहा है, ऑन ग्राउंड, और ये n किस पर लग रहा है, ऑन ब्लॉक। तो ये n है ऑन ब्लॉक बाय द ग्राउंड, है ना, और ये n क्या है, ऑन ग्राउंड बाय द ब्लॉक। समझ रहे हो, Yes, sir. ऑन ग्राउंड बाय द ब्लॉक। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। क्लियर है? सर पर गैप का क्या फायदा हुआ? दूर बेवकूफ, अगर गैप नहीं रहेगा तुम लोग लो, देखो जैसे मैंने गैप को ऐसे कम कर दिया, ऐसे यहाँ कर दिया, ये दोनों कांटेक्ट में दिखा दिया, तो मुझे ये दिखाना है कि ये वाला ग्राउंड इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसीलिए इसके सरफेस को इससे ऊपर बनाया था। ऐसे कर देंगे तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। है ना? तो ये हो गया आपका एक्शन रिएक्शन पेयर की कहानी। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, लिख लेना स्टेटमेंट, एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन बट एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये जरूरी है। आगे बढ़े? 2 मिनट। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 होगा
तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। Yes, sir. कॉमन सेंस है ये। So if net force on a system is 0, then system is said to be in translational equilibrium. कॉमन सेंस है ये। Yes, sir. तो इस कॉमन सेंस को यूज करो और एक क्वेश्चन करो। सोच समझ के। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कोशिश कीजिए।
हो गया सबका? सर ये वाले का 300 प्लस 25 रूट 3 न्यूटन। आंसर पता नहीं, देखता हूँ। सर अलग अलग निकलना है कि साथ साथ दोनों? क्या मतलब? फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेसेस, फ्लोर एंड वॉल। तो फ्लोर कितना कर रहा है और वॉल कितना कर रहा है दोनों पर? देखो इधर 10 kg का नाम ए दे देते हैं और 20 kg का नाम बी रख देते हैं, ठीक है? ठीक है। Yes, sir. ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ए का खुद का वेट 100 न्यूटन नीचे लगेगा, ए पर अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन इधर लगेगा, ग्राउंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन एन ए इधर लगाएगा। होगा ऐसा? Yes, sir. बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। बी पर इसका खुद का वेट 200 न्यूटन नीचे लगेगा, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन एन बी ऊपर लगेगा, ये वॉल बी पर फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स ड्यू टू वॉल, और ये 50 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। मतलब ऐसे ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया 50 न्यूटन का, हो गया वर्टिकल से 30 डिग्री पर। इसके अलावा ए और बी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ए बी पर जितना फोर्स इधर लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से, बी ए पर उतना ही फोर्स इधर लगाएगा। Yes, sir. इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये 30 डिग्री, तो 50 का ये वाला कंपोनेंट 50 cos 30 मतलब 25 रूट 3, ये वाला कंपोनेंट 50 sin 30 दैट इज 25 होगा। हाँ सर। सो ए का इक्विलिब्रियम अगर हम देखेंगे और बी का इक्विलिब्रियम, तो ए के इक्विलिब्रियम से कह सकते हैं कि एफ ए बी इज नथिंग बट 100 न्यूटन, जो बी में पूछा था हम लोगों से। Yes, sir. तो 100 न्यूटन पार्ट बी का आंसर हो गया। साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बाय द ग्राउंड, ये भी 100 न्यूटन होगा। इधर देखिए बी का देखेंगे तो एफ ए बी इज फोर्स ड्यू टू वॉल प्लस 25, और एफ ए बी तो 100 है, तो यहां से फोर्स ड्यू टू वॉल 100 माइनस 25 75 न्यूटन हो जाएगा। बोलिए। Yes, sir. अच्छा, और बी पर ग्राउंड कितना फोर्स लगाएगा? तो 200 प्लस 25 न्यूटन, 25 रूट 3 न्यूटन। दिख रहा है? हाँ, sir. तो ये आंसर हो गया। ये हो गई कहानी ए की, बी का सॉरी, और ये कहानी हो गया ब्लॉक ए का। जो भी पूछे बता सकते हैं। कोई डाउट किसी को? सर तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय फोर्स दोनों का एडिशन होगा ना, एनए और एनबी का? एक्सर्टेड फोर्स बाय द ग्राउंड, हाँ सर। हाँ, तो एन ए प्लस एन बी। आगे बढ़े। सर एक बार कांटेक्ट फोर्स का समझा दीजिए ना। क्या बताऊं, बोलिए। अपने एफ ए बी इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू प्लस 25 वो वाला एक बार। एफ ए बी, बी पर राइटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। यस सर। अच्छा, और ये वाला वॉल बी पर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एफ डब्ल्यू।
Yes, sir. और ये 25 sin 30, 50 sin 30 का 25 इधर, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। हाँ सर। तो इन दोनों के सम को इसके बराबर कर दिया, और एफ ए बी कितना होगा, तो यहाँ से 100 निकाला है, हाँ सर। तो यहाँ 100 पुट कर दिया, तो 100 माइनस 25 75 हो गया। हाँ सर। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल 75 होगा ना, और एफ डब्ल्यू, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल 75, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक 100, फोर्स हाँ exerted by the ground 300 plus 25 root 3। हाँ सर, हाँ मैंने FW कॉन्टैक्ट फोर्स समझा इसीलिए कंफ्यूजन है। आगे बढ़े, हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो। ये इक्विलिब्रियम में है, ये स्फीयर गिर नहीं रहा है। कोशिश कीजिए।
आगे बढ़े। सर ए पे 600 न्यूटन है। पता नहीं, आंसर देखूंगा, मुझे पता नहीं, आंसर सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। बाकी जनता बताओ, सबको आया तो मोस्टली सही होगा। सर NB 60 न्यूटन। देखते हैं, अटेम्प्ट कर लिया सबने। सबने अटेम्प्ट कर लिया, बताऊं। बोलो। Yes, sir. सबने कर लिया अटेम्प्ट। यस सर। देखो फिर इस डायग्राम को कौन दोबारा ड्रॉ करेगा। इधर देखिए, डायग्राम दिख रहा है। यस इसमें इसका खुद का वेट कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। होगा। Yes, यस sir. सर। तो एक तो 100 न्यूटन का फोर्स यहां लगेगा। कलर तो नहीं चेंज हो रहा। हाँ। एक तो इसका खुद का वेट 100 न्यूटन का इधर एक्ट करेगा। दूसरा, ए से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इधर होगा। इस डायग्राम में ये जो एरो है इसको हम नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए कह, नॉर्मल रिएक्शन बाय ए कह सकते हैं, पॉइंट ए। यस। और ये जो कुछ भी होगा इसको नॉर्मल रिएक्शन एट बी कह सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। नहीं। अब देखो, या यहाँ पर दिखाना मुश्किल होगा कहीं, तो मैं इसको इधर ड्रॉ कर देता हूँ। इस डायग्राम में ये कितना है? 5 मीटर रेडियस, ये 5 मीटर है। यस सर। और 3 + 1 ये 4 मीटर होगा। हाँ सर। तो ये 5 और ये 4, तो ये 37 डिग्री होगा। बोलो। यस यस सर। सर। मतलब ये 37 डिग्री हो गया। इसी तरह इस डायग्राम में अगर देखें, ये पॉइंट बी है और ये ओ है, तो ये 5 मीटर होगा और ये 3 मीटर होगा। Yes, sir. तो ये 4 होगा, तो ये 53 डिग्री होगा। यस सर। मतलब ये एंगल हो गया 53 डिग्री। होगा। यस सर। अब तुम लोग ट्राई कर सकते हो या मैं बताऊं? सही से बोलो। सर 80 है पहले वाले का। हाँ, एक 80 और दूसरा 60, एन ए एन भी ढूंढना है ना। यस सर। आया सबको या मैं बताऊं? बोलो, मैं बता दूं, कॉपी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, क्या सीन है बताओ। चलो देखो, मैं ही बताता हूँ।
तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया 100, ये हो गया Na और ये हो गया Nb, हो गया ऐसा। ये हो गया 37 डिग्री, ये भी हो गया 37 डिग्री, यही कहानी हो गई। तो ये हो गया Nb cos 37 मतलब 4Nb/5 और ऊपर हो गया 3Nb/5, हो गया। Yes, sir. Na को रिजॉल्व करोगे तो ये Na sin 37 दैट इज 3Na/5 और ये ऊपर वाला हो जाएगा 4Na/5 होगा। हाँ सो इसके इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं पहली चीज कि 4Nb/5 इज इक्वल टू 3Na/5। तो पहला इक्वेशन मिला मुझे 3Na इज 4Nb। कोई दिक्कत? सर 4 NA की 3 NP होना चाहिए। नहीं, सही है। इधर फिर 3Nb/5 प्लस 4Na/5, इन दोनों का सम 100 होना चाहिए। मतलब 3Nb प्लस 4Na, इसका वैल्यू 500 होना चाहिए। Yes, sir. तो इस 1 2 को सॉल्व करेंगे तो NaNb मिल जाएगा। बोलिए। पहुंच सकते हो आंसर तक सब लोग? हाँ सर हो गया। जल्दी सो कॉपी करना है, करके फाइनल आंसर बोलिए। आता है या नहीं? Na 80 आना चाहिए शायद और Nb 60 आना चाहिए शायद, या कुछ गलत कर दिया मैंने? Correct है sir. सर मुझे कैलकुलेशन समझा पर ए का डायरेक्शन वो कैसे आता बता सकते हो क्या? नॉर्मल रिएक्शन। नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर नॉर्मल होगा। यस सर। किसी भी सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है। यस सर। तो ये जो स्फीयर है उसका नॉर्मल उसके सेंटर से पास करेगा। यस सर। ओके सर समझा। सबका हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। इसी में एक स्टेप अप आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ connected bodies
सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट है बी, ऐसे ही मान लो, 3 बॉडी का ले लेता हूँ, समझने में आसानी होगी। ये एक ऑब्जेक्ट है सी, अगर मान लीजिए इस पर मैं फोर्स F लगाया तो तीनों साथ साथ किसी कॉमन एक्सेलरेशन से इधर जाएंगे, है ऐसा? Yes, sir. तो तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, ए का, बी का और सी का। जस्ट एग्जांपल है ये, कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। इस पर देखेंगे तो F इधर लगेगा, ए का जो भी मास होगा, मास ऑफ ए इंटू जी नीचे लगेगा, Yes. ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन Na ऊपर लगेगा, यहाँ पर मास ऑफ बी इंटू जी नीचे लगेगा, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन Nb ऊपर लगेगा, यहाँ पर मास ऑफ ब्लॉक सी इंटू जी नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सी इधर लगेगा। ठीक है, बी और सी के बीच बी सी को इधर पुश करेगा, हाँ सर। तो बी सी को जितने फोर्स से आगे पुश करेगा, सी बी को उतने ही फोर्स से पीछे पुश करेगा, है ऐसा? हाँ सर। इसी तरह ए और बी को देखो, ए बी को जितने फोर्स से आगे पुश करेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी ए को उतने ही फोर्स से न्यूटन थर्ड लॉ पीछे पुश करेगा, है ऐसा? हाँ सर। अब तीनों का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो। ए का अगर लिखेंगे तो F माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए, ऐसा होगा। यस सर। सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए, हो गया ऐसा। ठीक वैसे ही बी का अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या होगा, बोलो तुम लोग। Force of AB minus force of BC. एफ ए बी माइनस एफ बी सी इज इक्वल टू मास ऑफ सी इंटू ए, ऐसा मिलेगा, होगा ऐसा? Yes. इसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सी लिखेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड सी, अच्छा यहाँ मास ऑफ बी होगा, सी लिख दिया था, इज इक्वल टू मास ऑफ सी इंटू ए, ऐसा होगा। Yes, sir. तो इन तीनों को सॉल्व कर देंगे तो मुझे जितने अननोन है सब मिल जाएंगे, मिलेंगे। अननोन क्या क्या है, तो एक तो एक्सेलरेशन है, दूसरा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी है, तीसरा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड सी है, यही 3 चीजें हैं। मिल जाएगा सर? जल्दी से इसको कॉपी कर लो और ये तीनों पैरामीटर निकाल के बताओ कितना आता है।
सर बोलो। सर एक्सेलरेशन फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय तीनों का मास का सम। वेरी गुड। बाकी मिला तीनों, ए एफ ए बी और एफ बी सी? Yes, sir. क्या क्या आया बताओ। कॉपी कर लिया है ऊपर वाला सबने? Yes, sir. तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो ए मिल जाएगा। F divided by mass of all three. एफ ए बी क्या हुआ? Mass of B plus C into F divided by mass of 3.
वेरी गुड। FBC क्या हुआ? mass of C into F divided by mass of 3. वेरी गुड। सबको यही आया है? सबको हाँ सर। यही आया है या किसी को कुछ और आ गया? बोलो। यही आया है, आगे बढ़े? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो ये अगर कॉपी कर लिए, लिखना आ गया, इसको सीख गए, तो जस्ट इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करके देखो। एक ये क्वेश्चन करो। ये हो जाए तो एक ये भी करो। ये दोनों क्वेश्चन जल्दी कीजिए। सर पहले वाले का 55 दोनों सॉल्व कर लो, फिर एक ही बार डिस्कस करते हैं।
सर क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सी दो ब्लॉक के बीच में निकालना कॉन्टैक्ट फोर्स? दोनों निकालना है बेटा, बिटवीन ABB और बिटवीन BCB। ओके सर। हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। सर ए और बी के बीच में 46 न्यूटन है ना? फर्स्ट वाले में नहीं सर, सेकंड वाला। सर सेकंड वाले। देखते हैं, दोनों एक एक करके मैं देखता हूँ, अपना अपना आंसर करेक्ट कर लेना। तो अब पहले जैसा एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप लोग देखते रहना।
कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। नो सर। तो 100 minus FAB is 3A और FAB minus 25 is 2A, सेकेंड का हो गया। Yes. दोनों को ऐड कर दीजिए। So 75 is equal to 5A मतलब A की वैल्यू हो गई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस A को किसी एक में मान लो इसी में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो FAB कितना हो जाएगा 25 plus 30 which is 55 न्यूटन। आया था आंसर? हाँ सर। सबको आया था ये आंसर? हाँ सर। Yes, sir. सर और हम पूरे सिस्टम के मास को 5 kg मान के रिजल्टेंट फोर्स 75 न्यूटन ऐसे भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ ओरली, Acceleration. बिल्कुल ओरली कर सकते हैं, 2 मिनट का काम है। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में प्रॉपर मेथड से नहीं जाओगे तो दिक्कत होगी इसके लिए। अदरवाइज मुझे सॉल्व करना हो तो मैं ओरली कर दूँ, लेकिन अभी सीख रहे हो तो अभी ओरली करने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। देखो 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, FBC, FBC, 50 न्यूटन, FAB। यहाँ FAB तो ये भी FAB ऐसा होगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, जरूरत नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते चलेंगे। सो 50 माइनस FAB इज 2A, इसमें FAB माइनस FBC इज 5A और इसमें FBC माइनस 30 इज 3A। होगा ऐसा? Yes, sir. तीनों को ऐड कर दो। तो 20 इज 10A, तो एक्सीलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो। Yes, sir. इस एक्सीलरेशन को 1 में पुट कर देंगे तो FAB मिल जाएगा। वन में पुट कर दोगे तो कितना होगा 2 2 जा 4, 50 माइनस 4 46. 46 न्यूटन आंसर होगा। आया था? और Yes, sir. इस A को इसमें पुट कर दोगे तो FBC भी मिल जाएगा 30 प्लस 3A। दैट इज 36 न्यूटन। कोई डाउट किसी को? No, sir. पक्का? हाँ नहीं सर। आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग समझते हो सब लोग? हाँ सर। क्या होता है? जब कुछ बॉडी को सस्पेंड करते हैं स्ट्रिंग से, रिजिड सपोर्ट से, तो वो बॉडी उस स्ट्रिंग को खींचता है उसके वेट के कारण, और द स्ट्रिंग exerts an equal and opposite force to pull the body up, वो टेंशन होता है।
तो सबसे पहले अभी हम लोग जब स्ट्रिंग की बात करते हैं तो आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब है दो बातें होंगी। फर्स्ट, तो वो मासलेस होगा, और सेकेंड, वो इनएक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, दोनों का मतलब समझते हो, मासलेस भी समझते हो और इनएक्सटेंसिबल भी समझते हो। सो स्ट्रिंग में क्या होता है कि जब भी स्ट्रिंग टॉट कंडीशन में है, टॉट मतलब जिसको तुम लोग शायद अपने नॉर्मल लैंग्वेज में टाइट बोलते होगे, तो टाइट कोई लैंग्वेज नहीं है, टॉट, टॉट और स्लैग। तो जब भी स्ट्रिंग टॉट कंडीशन में होता है तो ऐसे सोचो, मान लो कोई इधर से पुल कर रहा है इसको एफ फोर्स से, ब्लॉक ए को, तो ब्लॉक बी को कौन पुल करेगा? स्ट्रिंग पुल करेगा। तो ब्लॉक बी यहां पर जितने से पुल करेगा जिस फोर्स से, वो हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ब्लॉक ए को इतना ही टेंशन इन द स्ट्रिंग से ये इस साइड पुल करेगा, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग तो मासलेस है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए इसमें। आई बात समझ में? यस सर। इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू इक्वल अपोजिट होगी, हर सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग पर। तो कंप्लीट स्ट्रिंग पर भी और हर सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग पर भी टेंशन की वैल्यू दोनों एंड पर इक्वल अपोजिट होगी। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, सो a string under taut condition exert pulling force on the object attached at its end points। ये ध्यान रहे कि टेंशन सिर्फ पुलिंग फोर्स लगाता है। जैसे स्ट्रिंग को किसी चीज से कनेक्ट करके आप पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते ना। हाँ सर। और किस कंडीशन में? तो टॉट कंडीशन में। इसी फोर्स को हम लोग टेंशन इन द स्ट्रिंग कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? Yes, sir. हो जाए तो बोलो, आवाज दो, रुके मत रहो मेरे बोलने का। मैं तो अंदाजे से लगता है जब सबका हो गया होगा तब मैं बोलता हूँ। तो इस टेंशन इन द स्ट्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। टेंशन इन द स्ट्रिंग और इक्विलिब्रियम। आया आंसर? बोलिए। आया किसी को?
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, sir. मैंने पूछा आया आंसर किसी को? चलो इधर देखो, पॉइंट ए पर देखोगे अगर, तो ये 10 kg का वेट सब मिला के ये 100 न्यूटन हो जाएगा। Yes, sir. तो ये हो गया 100 न्यूटन। इस स्ट्रिंग का टेंशन T1 है और इस स्ट्रिंग का टेंशन T2 है, ऐसा है? Yes, sir. तो केवल पॉइंट ए को देखो अब, 100 न्यूटन इधर, T1 इधर और T2 इधर, और ये एंगल 30 डिग्री। तो ये हो गया T2 साइन 30 डिग्री और ये हो गया T2 कॉस 30 डिग्री। हो गया ऐसा? Yes, sir. तो यहां से आप ये कह सकते हो कि √3 T2/2 इज 100 न्यूटन, कह सकते हो? Yes, sir. तो यहाँ से T2 मिल जाएगा मुझे 200/√3 न्यूटन, और T1 इज T2/2, ये भी 100 root कह सकते हैं। 3. तो ये हो जाएगा 100/√3 न्यूटन। तो T1 और T2 का आंसर मिल गया। Yes, sir. अब पॉइंट बी को देखो, तो पॉइंट बी पर यही T2 इधर, ये T4 इधर और ये T3 इधर, यही 3 फोर्सेस होंगे होंगे। Yes, sir. तो पॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये हो गया T2, ये हो गया वर्टिकल वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ये हो गया T4, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया, ये भी हो गया 60 डिग्री ना, 60 डिग्री, और ये हो गया T3। यही कहानी है ना? तो इसको रिजॉल्व करो। तो T4 cos 60 मतलब T4/2, T4 sin 60 मतलब √3/2 T4 इधर होगा। T2 को रिजॉल्व करो, तो T2 cos 60 मतलब T2/2 इधर होगा। T2 sin 60 दैट इज √3 T2/2 इधर होगा। होगा? Yes, sir. तो यहां से वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं T4/2 इज इक्वल टू √3 T2/2, मतलब T4 इज √3 T2 दैट इज 200 न्यूटन। Yes, sir. T4 भी मिल गया। अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए T3 प्लस T2/2 इज √3 T4/2 लिख सकते हैं। Yes, sir. सो T3 प्लस T2/2 इज इक्वल टू √3/2 T4। T4 मालूम है, T2 मालूम है, तो T3 मिल गया। Yes, sir.
ऐसा कुछ? So T3 is 100 root 3 minus 100 upon root 3. तो 300 minus 100, 200 upon root 3 T3 हो गया। आया समझ में? Yes, sir. चलिए इसको कॉपी कर लीजिए सब लोग। इसके होमवर्क का एक असाइनमेंट मैं आपको अभी भेज देता हूं, जिसमें केवल ये इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। शुरू के 9 क्वेश्चन उसमें फ्री बॉडी डायग्राम के हैं, तो उसका आंसर नहीं होगा, वो ड्रॉ कर लेना आप लोग। और उसका मतलब आंसर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये तो आपके ऊपर है, तो वो ड्रॉ कर लेना और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? Yes, sir. आगे बढ़ने, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? Okay, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.